माय डियर व्यूअर्स, मैं सीए CS CMA RK शुक्ला आज आपके पास एक वीडियो लेके आया हूँ जो बेस्ड है ऑन लीव इनकैशमेंट. लीव इनकैशमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A. तो लीव इनकैशमेंट का हिंदी में अनुवाद अगर करें तो ये कहलाएगा अवकाश का नगदीकरण, यानी छुट्टियों को न लेके छुट्टियों के बदले में पैसा ले लेना कहलाता है लीव इनकैशमेंट. अब प्रॉब्लम ये आती है कि लीव इनकैशमेंट को इनकम टैक्स में कैसे ट्रीट करेंगे. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर लीव इनकैशमेंट लेता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट में बने रहते हुए वो लीव को इनकैशमेंट कराता है, तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी. अब आता है कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीव इनकैशमेंट अवेल करता है तो उसका भी लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी. कंक्लूजन ये निकला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ दे अवेल्ड लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट it is fully taxable. It is fully taxable. अब नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव इनकैशमेंट लेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के समय अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव इनकैशमेंट लेता है देन इट इज फुल्ली exempt फ्रॉम tax. Here government employee means central government employees or state government employees or both. तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव इनकैशमेंट लेता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इट इज फुल्ली exempted फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA क्लॉज 1. अब नेक्स्ट आता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव इनकैशमेंट लेता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव इनकैशमेंट लेता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देन इट इज exempt फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA clause 2 subject to certain limits. जो लिमिट्स बताई गई हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में फॉर इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हैं. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई भी लिमिट नहीं है. मीन्स अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव इनकैशमेंट लेता है at the time of retirement it is fully exempt from tax. अब आ जाते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए. तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर लीव इनकैशमेंट लेता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट वुड बी exempt फ्रॉम टैक्स. लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला हमारा आता है लीव इन द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉइज अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. तो लीव इन द क्रेडिट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लीव मीन्स लीव इंटाइटलमेंट फॉर इनकम टैक्स पर्पस शुड नॉट एक्सीड 30 days फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस. इसको ऐसे समझ लेते हैं
कि इनकम टैक्स में ये कहा गया है कि अगर एम्प्लॉई लीव इनकैशमेंट लेता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो उसमें कुछ लिमिट है। तो पहली लिमिट जो हमारी है उसमें ये दिया हुआ है, लीव इंटाइटलमेंट शुड नॉट एक्सीड 30 days for each year of completed service while computing completed year of service any fraction of year would be totally ignored। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे एक एम्प्लॉय ने 15 साल और 9 महीने किसी कंसर्न में काम किया, 15 साल 9 महीने 15 years and 9 months, then completed year of service will be taken 15 years, fraction of year will be ignored। Next point, leave entitlement should not exceed 30 days for each year of completed service। It means अगर उसने 15 साल काम किया है तो उसके अकाउंट में एक साल में 30 दिन तक ही मैक्सिमम छुट्टियां हो सकती हैं। तो 30 दिन और इंटू 15 साल करते हैं तो ये छुट्टी टोटल आएगी 450 डेज, 450 डेज। तो फिर से हम इसको रिपीट कर दें कि 15 साल उसने काम किया तो 15 साल में हर साल उसको 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। तो 15 साल में 15 महीने की छुट्टी हो गई। तो 15 महीने का मतलब ये हमारा आ गया 450 डेज। 450 डेज कैसे आएगा? 15 ईयर्स इंटू 30 डेज। अब हम क्या करेंगे कि 450 दिन की मैक्सिमम लीव हो सकती है। इसमें एम्प्लॉय ने जो लीव अवेल्ड की वो घटा देंगे। अब आप ऐसे मान लीजिए कि 450 दिन में 150 दिन की लीव उसने अवेल्ड कर दी, मतलब छुट्टी ले ली। तो उसके क्रेडिट में कितनी छुट्टियां बचेंगी? 450 माइनस 150 जो उसने अवेल्ड कर दिया, 300 डेज की छुट्टियां बचेंगी। तो 300 डेज को अगर हम 30 से डिवाइड कर दें तो छुट्टी हमारी आ जाएगी 10 मंथ्स। ठीक, तो मैक्सिमम उसके अकाउंट में जो छुट्टी हो सकती है वो 10 मंथ्स की हो सकती है जो वो इनकैश करा सकता है। अब इसी को ऐसे हम ले लें कि जैसे उसने 15 साल काम किया तो उसके अकाउंट में मैक्सिमम छुट्टी हमने बताई थी 30 दिन पर ईयर, तो ये हो गया 450। अब अगर उसको एक्चुअल लीव 30 दिन से ज़्यादा मिलती है तो 30 दिन ही लेंगे पर ईयर, लेकिन अगर एक्चुअल लीव 30 दिन से कम मिलती है तो एक्चुअल ले लेंगे। अब ये हम मान लें कि उसको पर ईयर 20 छुट्टियां मिलती हैं। तो 15 इंटू 20 कितनी छुट्टियां उसके अकाउंट में मैक्सिमम हो जाएंगी? 300 डेज। अब उसमें अगर 150 डेज की उसने लीव अवेल्ड कर ली है तो घटा देंगे, तो उसके अकाउंट में लीव बचेंगी 150 डेज की। अब 150 डेज के हिसाब से ही कैलकुलेशन किया जाएगा। तो फिर से हम इसको समराइज कर दें, अगर 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी उसको इंटाइटल्ड है तो 30 दिन की लेंगे, अगर 30 दिन से कम की है तो कम वाली ले लेंगे। फ्रैक्शन ऑफ ईयर पूरा का पूरा इग्नोर कर देंगे। दिस इज ओनली फॉर इनकम टैक्स पर्पस फॉर कैलकुलेशन ऑफ लीव इनकैशमेंट। तो पहली लिमिट हुई लीव इंटाइटलमेंट शुड नॉट एक्सीड 30 days for each year of completed year of service while computing completed year of service any fraction of year would be ignored। नंबर 2 जो हमारा दिया गया है, इसमें 4 हैं टोटल। नंबर 2 में दिया हुआ है 10 मंथ इंटू एवरेज मंथली सैलरी।
कोई कोई 10 मंथ्स बोल देता है और कोई कोई बोलता है 10, एग्जैक्ट है 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। नंबर थर्ड आता है हमारा अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, दैट अमाउंट इज ₹3 लाख फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। दिस लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू ₹25 लाख। मतलब अभी हमारी लिमिट ये है 3 लाख और ये स्पेसिफाइड लिमिट 25 लाख रुपए कर दी गई है। ये तीसरे लिमिट में है, तीसरे पॉइंट में है। हम लोग जो कैलकुलेशन अभी करेंगे वो 3 लाख के हिसाब से करेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा आता है अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड। ये जो चारों लिमिट हैं ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हैं। तो पहली लिमिट है लीव इंटाइटलमेंट शुड नॉट एक्सीड 30 days फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। दूसरी लिमिट हमारी है 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। तीसरी है अमाउंट स्पेसिफाइड दैट इज ₹3 लाख। और फोर्थ नंबर है अमाउंट एक्चुअली रिसीव। ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए एम्प्लॉय ने किसी कंसर्न में 16 ईयर 9 मंथ्स काम किया, तो 16 ईयर 9 मंथ्स में हम कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेंगे 16 मंथ्स। अब आप ये मानिए कि लीव इंटाइटलमेंट पर ईयर उसके लिए है 45 डेज का। तो हम यहाँ पे लेंगे कितना 30। तो 16 ईयर्स राउंड ऑफ पूरे लिए और 30 डेज से ज़्यादा इंटाइटलमेंट नहीं होना चाहिए। तो 16 इंटू 30 कर लिया, 480 डेज उसके अकाउंट्स में क्रेडिट छुट्टियां होनी चाहिए। अब 480 में सपोज करिए कि 180 उसने अवेल कर लिया, तो 480 माइनस 180 बचेंगे हमारे पास 300 डेज की से लीव। और 300 लीव्स को हम क्या करेंगे 30 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी सपोज कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए हमारी है 1,50,000 पर मंथ। तो 1,50,000 इंटू 15 करेंगे, सॉरी 1,50,000 इंटू 10, 15 दिन 10 मंथ्स की सैलरी, 10 मंथ्स की क्रेडिट लीव्स है। तो 1,50,000 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 लाख। अब बाई चांस दूसरा भी है 10 इंटू एवरेज सैलरी, तो वो भी आ जाएगा 10 इंटू 1,50,000 करेंगे तो 15 लाख। तो देखिए दोनों सिमिलर लिमिट हो गए। तो ऑप्शन है कोई भी एक अमाउंट लीस्ट हो सकती है इसमें। तीसरे नंबर पे हम आ जाएंगे, हमारी अमाउंट है जो स्पेसिफाइड है वो 3 लाख है। फोर्थ नंबर में हम लोग मान लेते हैं कि हमें लीव इनकैशमेंट एक्चुअल जो मिला वो मिला 4,50,000। तो फिर से लिमिट पहली 15 लाख है, दूसरी भी बाई चांस 15 लाख है, तीसरी 3 लाख है जो अमाउंट स्पेसिफाइड है, और फोर्थ नंबर में एक्चुअल हमको मिला 4,50,000। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर इनमें चारों में लीस्ट अमाउंट देखें तो 3 लाख रुपए है। तो अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड 4,50,000, अमाउंट एग्जेम्प्ट लीस्ट ₹3 लाख। तो 4,50,000 से 3 लाख रुपए घटा देंगे, टैक्सेबल आ जाएगा हमारा ₹1,50,000 विच वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। किस नाम से? इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव। अब इसी को एग्जाम्पल 2 से ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए सारी फिगर सेम है, खाली हम लोग एवरेज मंथली सैलरी को कर लेते हैं 15,000 रुपये। तो एग्जाम्पल 2 में करते हैं इसको कि लीव हमारे क्रेडिट में कितनी है 10 मंथ्स इंटू 15,000, तो ये 1,50,000 आ जाएगा। दूसरा नंबर हम लोग करेंगे 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, ये भी 1,50,000 आ जाएगा। तीसरा हम लोग करेंगे 3 लाख अमाउंट स्पेसिफाइड। फोर्थ नंबर हम लोग कर लेंगे
4,50,000। तो अब 4,50,000, 3 लाख और 1,50,000 में लीस्ट अमाउंट है हमारी 1,50,000। तो टैक्सेबल हम लोग निकालेंगे अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड 4,50,000 माइनस अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन हमारा है 1,50,000। टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी ₹3,00,000। अब इसी को एग्जाम्पल 3 में कर लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कि लीव इंटाइटलमेंट उसका पर ईयर 20 डेज है। तो उसने कितने साल काम किया है यहाँ पे? 16 ईयर्स। तो 16 ईयर इंटू 20 डेज करेंगे तो मैक्सिमम लीव उसके क्रेडिट में आ जाएंगी 320। अब हम ये मान लेते हैं कि उसने जो लीव अवेल की है वो 20 डेज की अवेल करी है। तो 320 में 20 डेज की अवेल की है तो फिर वही आ जाएगी लीव इनकैशमेंट हमारे क्रेडिट में कितनी बची? 300 डेज की। 10 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा हमारा 30 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हमारा आ जाएगा 10। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं कि 16 ईयर्स में 20 डेज लीव इंटाइटलमेंट उसका था तो 20 डेज में उसका आ गया 320 दिन। हम अब इसमें ले लेते हैं कि उसने 220 दिन की लीव अवेल्ड कर ली। जब 220 दिन की लीव अवेल्ड कर ली तो उसके क्रेडिट में बची हमारी 320 माइनस 220 100 दिन की। 100 दिन का मतलब हमारा हो गया लगभग 3.33 मंथ्स। और बाकी कंडीशन सेम ले लेते हैं। तो ए में हम मान लेते हैं कि उसके अकाउंट में लीव इंटाइटलमेंट या लीव क्रेडिट हैं 3.33 मंथ्स। दूसरा नंबर 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। एवरेज मंथली सैलरी हम लोग लेंगे 15,000। तो 3.33 इंटू हम लोग करेंगे 15,000। तो 3.33 इंटू 15,000 अगर ये करते हैं तो हमारा लगभग अमाउंट आ जाता है 50,000 राउंड अप करके। दूसरे में हम लोग करेंगे 10 इंटू मंथली सैलरी। 10 इंटू मंथली सैलरी 15,000 करेंगे तो ये आएगा 1,50,000। तीसरे में लिमिट रखेंगे 3 लाख जो स्पेसिफाइड है। फोर्थ नंबर में अमाउंट हम लोग लिखेंगे जो एक्चुअली रिसीव्ड है 4,50,000। सारी कंडीशंस वही हैं, खाली फर्स्ट पॉइंट को चेंज किया है। तो अगर आप चारों में देखें तो लीस्ट अमाउंट हमारी 50,000 अप्रॉक्सीमेट आ रही है। तो हम एग्जम्पशन कैसे निकालेंगे? चारों में जो लीस्ट है ₹50,000। टैक्सेबल कैसे करेंगे? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ₹4,50,000 माइनस अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन 50,000। टैक्सेबल अमाउंट हमारी आ जाएगी 4 लाख। अब इसी कंडीशन को आगे बढ़ाते हुए या इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए कि सपोज कर लीजिए कि पहले वो अर्लियर एम्प्लॉयमेंट में 2,75,000 का एग्जम्पशन ले चुका है। अर्लियर एम्प्लॉयमेंट में वो ₹2,75,000 का एग्जम्पशन ले चुका है। तो जो लिमिट 3 लाख की है उससे जो वो अर्लियर एग्जम्पशन ले चुका है वो हम लोग घटा देंगे। तो जब हम क्वेश्चन में इसको रखेंगे एग्जाम्पल में तो सारी कंडीशन सेम है, खाली जो लिमिट हमारी 3 लाख है उससे 2,75,000 घटा देंगे जो वो पहले एग्जम्पशन ले चुका है। तो हम लिमिट को रीड्रॉ करते हैं। पहला हमारा कितना निकाला था? 50,000। दूसरा हमारा था 1,50,000। अब तीसरा नंबर हो जाएगा 3 लाख माइनस 2,75,000 जो वो पहले एग्जम्पशन ले चुका है। तो 3 लाख से 2,75 घटा देंगे तो हमारी अमाउंट ऑफ जो लिमिट आएगी वो आएगी 25,000।
और फोर्थ नंबर में लिखेंगे वही अमाउंट जो एक्चुअली रिसीव्ड है 4,50,000। तो अगर हम ए बी सी और डी में देखें तो ए में हमारी लिमिट है 50,000, बी में लिमिट हमारी है 1,50,000 और सी में आ गई 25,000, क्योंकि 275 की एग्जम्पशन पहले वो ले चुका है। और डी वाले में हमारी अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड है 4,50,000, तो लीस्ट अमाउंट है 25,000, तो हम लोग एग्जम्पशन देंगे 25,000 का, टैक्सेबल करेंगे 4,50,000 माइनस 25,000, तो ये आ जाएगा ₹4,25,000 अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। तो ये 4-5 एग्जाम्पल हमने नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बताए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो पूरा ₹4,50,000 एग्जम्प्ट हो जाता। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो आप सुन लीजिए। इम्पोर्टेंट नोट्स में सैलरी फॉर दिस पर्पस हम लोग लेंगे बेसिक सैलरी प्लस DA इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर बेस्ड एट फिक्स परसेंटेज, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगी सैलरी फॉर दिस पर्पस। और सैलरी जो ली जाएगी वो ली जाएगी इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हुआ उसके इमीडिएट 10 महीने की एवरेज सैलरी ले लेंगे। मतलब सैलरी, DA और कमीशन जो हमने बताया उस पर्पस में, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, 10 महीने से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने की एवरेज सैलरी आ जाएगी। DA तभी लेना जब टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कि अगर एम्प्लॉय पहले लीव इनकैशमेंट ले चुका है तो लीव इनकैशमेंट की जो स्पेसिफाइड लिमिट 3 लाख है उससे वो अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन घटा देंगे जब नेक्स्ट टाइम के लिए एग्जम्पशन लेंगे। यानी 3 लाख में सपोज कर लिए वो 3 लाख पहले ही एग्जम्पशन ले चुका है तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग 0 लिमिट रखेंगे। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर एम्प्लॉय मर जाता है, मर जाने के बाद में यानी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये अमाउंट पे की जाती है। ये अमाउंट का मतलब लीव इनकैशमेंट की इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इट इज़ नॉट टैक्सेबल एट ऑल, बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं है ये। नेक्स्ट हम इसमें पॉइंट रखते हैं इसमें कि अगर लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ली जाती है तो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के हैंड में टैक्सेबल होगी। लेकिन एम्प्लॉय कैन अवेल रिलीफ अंडर सेक्शन 89 रिगार्डिंग दिस अमाउंट। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और हेल्प करने के बाद में आपको अगर कोई क्वेरीज है तो आप मेरे नंबर पे वो क्वेरीज डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।